इट इज हीनस टू अनदर लेवल। आइडेंटिटी पे बहुत सोच समझ के सर करा गया एक अटैक लगता है। क्या पर्पस होगा सर इसका? I'm an Indian Muslim, and therefore the Indian comes first. The Muslim comes second. This is the first time it happened in the history of the Kashmir. क्या ये लोकल सपोर्ट के बिना हो सकता है? सेकंड इज कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है सर? In any terror act, there has to be a local support. बहुत सारी चीजें चल रही थी। जेडी वैंस वाज इन इंडिया, वक्फ के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उनकी स्पीच सर मैंने सुनी और मुझे सुन के तो ऐसा लगा कि ही फेल्ट इट। He is full of hatred. He is constantly reiterating is that there is Pakistani and there are Hindus. There's the thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. ये शायद स्पीच जो है ये प्रिपेयर की थी for this occasion and it was strategically sort of timed. आप इंडिया के भारतीय मुस्लिम्स के लिए क्या मैसेज देंगे? सर वेलकम एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस क्रिटिकल जंक्चर पे इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे बात करने का एक मौका दिया है। सर ये हीनस है, इट इज हीनस टू अनदर लेवल द वे दिस ऑपरेशन एंड दिस टेररिस्ट अटैक हैज बीन कैरिड आउट। आइडेंटिटी पे बहुत सोच समझ के सर करा गया एक अटैक लगता है। सर इस अटैक पे मेरे 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे लगता है आपका पर्सपेक्टिव बहुत यूनिक है और बहुत स्पेशल है। मुझे इससे अच्छा पर्सपेक्टिव और कोई नहीं दे सकता आपके अलावा। एक क्वेश्चन है सर वाई के 4-5 क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा सर। एक क्वेश्चन है हु, असली में जो लग रहा है द रेजिस्टेंस फ्रंट, द लश्कर ए तोयबा, उसके पीछे कौन है? इज देयर अ मास्टरमाइंड और नॉट? कैसे सोचना चाहिए हु वाले क्वेश्चन को हमको। तीसरा क्वेश्चन है सर व्हेन, क्योंकि टाइमिंग बहुत अनकैनी है। बहुत सारी चीजें चल रही थी। जेडी वैंस वाज इन इंडिया, वक्फ के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर वाज इन सऊदी अरेबिया, आर्टिकल 370 अभी पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है, बस टूरिज्म स्टार्ट ही हो रहा था, वेरियस अदर फैक्टर्स। एंड द फोर्थ ऑब्वियस क्वेश्चन इज व्हाट नाउ? इंडिया को क्या करना चाहिए? सर दिस बीइंग द फ्लो ऑफ द कन्वर्सेशन, विद योर परमिशन आई वांट टू स्टार्ट विद व्हाई। सर द तरीका एंड द नेचर ऑफ दिस अटैक, जिस तरीके से करा गया है, क्या पर्पस होगा सर इसका? क्यों करा गया ऐसे? देखिए रवि साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्रेस माय डीप एंग्विश। बहुत डिस्टर्ब हूं मैं इस खबर पे। कल मैं देहरादून से चलता हुआ आ रहा था कार में और रास्ते में ये खबर आई। शुरू में तो लगा कि सिर्फ एक कोई फेटल कैजुअल्टी है, जब मालूम हुआ कि 29 हैं तो तहलका बिल्कुल मच गया दिमाग में। ये दिस इज कंसिडर्ड टू बी प्रॉब्ली द वर्स्ट टेरर स्ट्राइक अगेंस्ट सिविलियंस इन द वैली फॉर अ लॉन्ग टाइम। 26/11 में 165 लोग मारे गए थे, यहाँ पर 29 मारे गए हैं, बट पॉलिटिकल रेलेवेंस, स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस इसका तकरीबन बराबर है। आई वुड से this is bigger than Pulwama in many ways, because Pulwama or Uri, not to erode the importance of the military and the CRPF, magar these were against armed forces, against uniformed forces जो involved हैं counter terrorist operations में। मगर innocent terror tourists को इस तरह से target करना has something which has not been done in such a wretched kind of a way than the way it has been done. ये कहने के बाद मैं समझता हूं कि नैरेटिव 2019 से शुरू करते हैं, जब ये 370 को निकाला था और सरकार की ये कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह से समानांतर हो जाए सिचुएशन, बिकम स्टेबल, नॉर्मल, जहां तक हो सके। टेररिस्ट को इररेलेवेंट कर दो, सेपरेटिस्ट को इररेलेवेंट कर दो, ओवरग्राउंड वर्कर्स को इररेलेवेंट कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान को इररेलेवेंट कर दो। और ये पिछले 6 साल में, 5 साल में, 5.5 साल में अब काफी हद तक ये हमने हासिल कर लिया था। और मैं आपको मिसाल देता हूं कि मैं अभी हाल ही में 3 हफ्ते पहले कश्मीर गया था। आई ट्रैवल्ड to the line of control. I was there for a day, 2 days. I was in Ganderbal, I was in Srinagar. I traveled around those central areas. मुझे एक अजीब सा विचार हुआ कि इस दफे कुछ स्थिति अलग है। There was a enthusiasm in the people. आंखों में कुछ एक ज्वाला सी थी, a hope कि अब जो है अब समानांतर हो रही है सिचुएशन, we can lead normal lives. कश्मीरीज को पिकनिक करने का बहुत शौक है। मैंने देखा कि अच्छा मौसम था और बहुत सी फैमिलीज बाहर निकली हुई थी पिकनिक्स के लिए। दिस इज व्हाट नॉर्मलसी इज ऑल अबाउट इन कश्मीर।
कि आप रमज़ान को मनाए बनाएं, ऑब्जर्व रमज़ान, ईद को मनाएं, उसके बाद पिकनिक्स के ऊपर जाएं, इस तरीके से। Kashmiris are people who enjoy themselves, and that sense of enjoyment was very much evident to my mind. मैं आया वापस और मैंने परसों ही एक आर्टिकल लिखा जो पब्लिश नहीं हो पाया। कल उसको आज सुबह उसको पब्लिश होना था एशियन एज में, मगर वो पब्लिश ही नहीं हो पाया क्योंकि वो इररिलेवेंट हो गया। मगर उसके अंदर जो एक पैराग्राफ था वो बड़ा रिलेवेंट था। उसमें क्लियरली ये बताया मैंने कि ये मैं गया था कश्मीर, ये ऑब्जर्वेशंस मेरे थे, और क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी मैंने देखी, मुझे नजर आई, मुझे खतरा एकदम से महसूस हुआ। तो आप समझेंगे कि ये भाई जब पॉजिटिविटी है तो खतरे की क्या बात है। पॉजिटिविटी में खतरे की बात यह है कि आई वॉज अफ्रेड दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल टू आवर एडवर्सरी। पाकिस्तान उस पार पर देख रहा है, इसको देख रहा है कि दिस सिचुएशन बदल रहा है, बदल रही है, स्थिति बदल रही है, और अगर ये बदलती रही इस तरीके से, एक टूरिस्ट सीजन अच्छा हुआ, दूसरा टूरिस्ट सीजन अच्छा हुआ, तो पाकिस्तान की रेलेवेंस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इससे पहले जरूरी है कुछ करना, और इसलिए मेरे ख्याल में एक सर्च हुई इसके लिए कि क्या करना है, व्हाट टू डू। ऑल दिस वाइल इन 2023-24 पाकिस्तान ने इस लड़ाई को, सिचुएशन को कश्मीर से रजौरी पुंछ में, जम्मू रीजन में ले जाने में दे वर सक्सेसफुल, बिकॉज दे वर नॉट सक्सीडिंग इन द वैली। वैली के अंदर बहुत जबरदस्त पहरा था, डोमिनेशन था, सिक्योरिटी फोर्सेस आर इन स्ट्रेंथ, तो इसकी वजह से वहां उनको थोड़ा कुछ आसान हुआ लगा। वहां से फौजें हटी थी, लद्दाख गई थी कुछ, तो वहां पर कुछ उनको लूप होल्स भी मिल गए, जगह वहां मिल गई जहां पर दे कुड एंटर विदाउट काइंड ऑफ बीइंग डोमिनेटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। एंड आपने देखा होगा 23-24 में पिछले साल किस तरह से ऑपरेशन हुए थे, पुंछ, रजौरी, सुरनकोट, गोइंग राइट डाउन टू रियासी एंड दोज एरियाज। The army lost more people than the number that they could kill. This is the first time it happened in the history of the Kashmir terrorism. अभी भी कठुआ में ऑपरेशन चल रहे हैं। कठुआ में एक ग्रुप है 5, 6, 8 लोगों का जो जंगलों में घूम रहा है, भटक रहा है, कर रहा है कार्रवाई। मगर मेरा कहना या मेरा मानना यह है कि कठुआ कश्मीर नहीं है। पाकिस्तान के लिए कठुआ है, वह कठुआ कश्मीर नहीं है। कश्मीर की अहमियत उनके दिमाग में अभी भी है। और अब आप देखिए स्थिति, जैसे आपने खुद ने डिस्क्राइब किया, अभी भारत के अंदर एक कम्युनल कॉल्ड्रन सा बन रहा है या बना है। कुछ एरियाज में यूपी में, कुछ एरियाज बंगाल में, इसको एक्सप्लॉइट करना। बांग्लादेश के साथ रिलेशंस आर नॉट टू गुड, उसको एक्सप्लॉइट करना ताकि एक ईस्टर्न फ्रंट भारत के लिए बन जाए। फिर उसके बाद दिस विजिट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, ये हो जाए टाइमिंग, वो हम अलग से इसकी चर्चा अलग से करेंगे। बट ऑल दिस लेड टू कि कुछ करना है, एंड इट हैज टू बी टाइम्ड। करना है meant let's go somewhere where things can something big can be done by a few people, and they probably homed on to पहलगाम। क्यों पहलगाम का एक इतिहास है। यहीं पर 1995 में अल फिरान नाम का एक ग्रुप, टेरर ग्रुप, उसने 5 टूरिस्ट का अपहरण किया था, किडनैप किया था उनको यहां से वारवान वैली में ले गए थे। ये वही इलाका है जिसके बारे में एक किताब लिखी है, द मेडो, द वेरी फेमस बुक। ये यहाँ पर सन 2000 में 30 यात्री और सीआरपीएफ वाले मारे गए थे अमरनाथ यात्रा के एक हमले में, अगस्त के महीने में। यह बहुत कुछ हुआ है, और ये अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। यहीं से शुरू होती है, यहां से चंदनवाड़ी, और फिर आगे महागुनस की तरफ यात्रा चलती है। तो इसकी एक रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल अहमियत है। बिग नेम प्लेस जिसको आर्मी में कहते हैं, बिग नेम प्लेस, इसको स्ट्राइक करो, साथ में अगर टूरिस्ट को भी मार दो, और साथ में प्रोफाइलिंग करो
इनकी प्रोफाइलिंग करके हिंदुओं को अलग करो, देख देख कर हिंदुओं को अलग करो, मेल हिंदूस को मारो, ताकि ये मैसेज जाए, इतनी घृणा पैदा हो भारत के अंदर कि हिंदू मुस्लिम टेंशन बन जाए, और ऑल ओवर इंडिया यू हैव this kind of a tension which will prevent the stability of India. ये इनका मकसद था पूरा। अब पहलगाम में करा इन्होंने ये एक्ट, किसने किया ये भी मैं आपको बता दूं कि लोग सब चर्चा कर रहे हैं कि ये इनफिल्ट्रेटेड ग्रुप है, अभी रिसेंटली इनफिल्ट्रेटेड है एटसेट्रा। मैं नहीं मानता, मैं समझता हूं कि ये एक तजुर्बेदार ग्रुप है। इसके अंदर पाकिस्तान एसएसजी के भी लोग शामिल हैं। ये पिछले 1.5 से 2 साल से एक्टिवेट हुआ है पीर पंजाल के ऊपर। पीर पंजाल से किश्तवाड़ आने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तकरीबन 3-4 दिन में आप आराम से चल के आ सकते हैं वहां से। इनके साथ लोकल गाइड भी हैं, तो पाकिस्तानी भी हैं और साथ में लोकल्स भी हैं, तो इनको इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल की टेक्नोलॉजी की वजह से जीपीएस है, तो आसानी से नेविगेशन करके जो एग्जैक्ट जगह जहां पहुंचना है वहां पहुंच सकते हैं। और इन्होंने मुआयना भी किया होगा, रेकी भी की होगी और देखा होगा कि शायद अभी तक अमरनाथ यात्रा की तैयारी नहीं शुरू हुई है, और दिस एरिया इज relatively devoid of a domination strategy by the security forces। तो ये राइट वक्त है और ये राइट जगह है स्ट्राइक करने के लिए। जी सर, इससे 2 महीने पहले एक जगह है बूटा पथरी, गुलमर्ग के पास, गुलमर्ग से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर, वहां पर भी ऐसी ही स्ट्राइक हुई थी। उसमें मगर आर्मी वाले, कुछ वहां के यूनिट के लोग मारे गए थे, सिविलियन नहीं मारे गए थे। और मैं जब वो वाकया हुआ था तो मुझे डर लगना शुरू हो गया था कि ये टूरिस्ट एरियाज पे, बूटा पथरी जैसा है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, ऐसी जगहों पर और दोबारा स्ट्राइक ना हो, और वही हुई है। तो मैं यहां पर अपना ये इंटरवेंशन रोकता हूं। आपसे मैं विनती करूंगा, आप अगला सवाल आप चाहे तो पूछ सकते हैं। सर बिल्कुल, आपने जो बताया इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, पर्सपेक्टिव मिलता है। जहाँ तक जो पिक्यूलियरिटीज हैं वो भी बहुत क्लियर होती हैं सर। ये बाइसा रन जो है, मैं गया हूँ वहाँ पर, आई फिजिकली वॉकड दैट मेडो, वेंट मेनी ईयर्स अगो विद माई फैमिली। पर सर वहाँ जाने के लिए मैं तो पैदल गया था, बट आप या तो घुड़सवारी पे जा सकते हो या आपको पैदल जा सकते हो, कोई गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ। तो बहुत परफेक्टली सिचुएटेड लोकेशन तो थी ही, और ये भी सर सुनने में आ रहा है कि वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो द क्वेश्चन इज, क्या ये लोकल सपोर्ट के बिना हो सकता है? दैट इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड इज, कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है सर? क्योंकि आपने अभी खुद बताया कि आपको बहुत प्रेमोनिशंस हो रहे थे, आपको एक फीलिंग आ रही थी, एक वाइब आ रही थी कि दिस इज नॉट नॉर्मल, इतनी खुशी यहाँ पर कोई बर्दाश्त नहीं करने देगा, कुछ ना कुछ होने की संभावना है। और अगर आपको आ रही थी तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को सर क्यों नहीं आई? जी हाँ, बिल्कुल, सवाल आपके दे आर रेलेवेंट, दे आर वाजिब हैं ये सवाल सब। पहले तो was there local support? I believe that in any terror act there has to be a local support, because देखिए, जब पीर पंजाल के ऊपर भी अगर टेररिस्ट रह रहे हैं, टुकड़ियों में है, 5 की टुकड़ी में 5-6 ग्रुप ऐसे हैं, तो एस्टिमेट ये है कि 35 से 40 ओवरऑल स्ट्रेंथ है ये। तो विदाउट लोकल सपोर्ट दे कैनॉट गो, दे कैनॉट सर्वाइव। लोकल सपोर्ट का यहां मतलब है गाइडेंस भी, और साथ में लॉजिस्टिक्स हाइडआउट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 दिन की लॉजिस्टिक्स होती है, और उसके बाद उसको रिफर्बिश करना पड़ता है। वो रिफर्बिश करने के लिए लोकल विलेजर्स आते हैं, जिनको पैसा आमतौर पे टेररिस्ट देते हैं। अगर ये लोकल जो लोग हैं वहां पर, ये आपके तरफ आ जाएं, इफ यू कैन विन देयर हार्ट्स एंड माइंड्स, you can ensure that the intelligence which you are looking for, it will be available to you. But it's not an easy game. I have tried different tactics in different parts of Kashmir. राजवार फॉरेस्ट में, हंडवारा के इलाके में मैंने कुछ और टैक्टिक्स अपनाई थी, which were very very successful, preventing the local villagers and the local support groups from being able to marry up with the terrorists who were in the jungles. Our dragnet was such that we prevented them this tie-up happening, and as a result of it, logistics running out, और उसकी वजह से टेररिस्ट को बाहर निकलना पड़ा। और हमने उस साल उस जंगल के अंदर
तकरीबन 18 से 20 टेररिस्ट मारे थे। मगर कमिंग बैक टू दिस सिचुएशन, द पीर पंजाल एंड किश्तवाड़ इज टू वास्ट, बहुत बहुत फैला हुआ है। और इसके ऊपर टू सीक कॉन्टैक्ट, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस में सीक कॉन्टैक्ट जरा मुश्किल है। ज्यादातर ये होगा कि व्हाइल सीकिंग कॉन्टैक्ट यू योरसेल्फ विल रन इनटू एम्बुशेस मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये बहुत दफे हो चुका है ऑलरेडी। अच्छी से अच्छी यूनिट हमारी 9 पैरा SF जो है, उसको भी, उसके साथ भी ये इस तरह की ट्रेजेडीज हुई हैं, where 5 to 6 जवान्स have lost their lives here. Now, as far as the intelligence aspect is concerned, let me explain one thing which I think most people who have not served in Kashmir would not realize. जब कश्मीर के अंदर 3000 टेररिस्ट थे, 3500 टेररिस्ट थे, इंटेलिजेंस वाज जस्ट नो प्रॉब्लम. The local police, Jammu and Kashmir police, was so proficient, and intelligence was available for the calling. You asked for it and you got it. This is the period when I was a colonel in Avantipur looking after this same area. There was a time when we used to have 11 to 12 operations running at the same time in South Kashmir. आज अगर एक ऑपरेशन हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, मतलब there is an operation going on. I was controlling 11 to 12 operations at one time, I still remember. तो ये intensity जो है बहुत कम हो गई है पहले से. That's the result of the normalization process. Normalization process की वजह से ये भी हुआ है कि इंटेलिजेंस के जो सोर्सेस थे, they started dwindling. And क्योंकि इतने ऑपरेशंस भी नहीं हो रहे थे, तो उनके सर्वाइवल भी उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा था. And therefore, we started probably running out of sources to a great extent. मगर compensatory चीज ये है कि electronic intelligence, technical intelligence. Now, I personally feel कि जंगल terrain में खास तौर पे ये इस तरह की technical intelligence हासिल करना जरा challenging हो जाता है. Even the drone cannot give you very much penetration into foliage, और बाकी भी तरीके आप पिकअप्स करें, आप मोबाइल इंटरसेप्ट्स करें. मोस्टली टेररिस्ट आर नॉट स्पीकिंग ऑन दीज एट ऑल. दे आर स्पीकिंग ऑन डिफरेंट वेज ऑफ, दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशंस एट द मोमेंट. तो ये भी आपको नहीं मिल रहा है. मुझे याद है दैट एज अ कर्नल GS, मेरे पास तो शाम को पोथा आता था पूरा ऑफ इनपुट्स विच आई हैड टू टेक आवर टू रीड एंड डिसर्न कि ये इसमें क्या असलियत है और क्या गलत है. सो टुडे देयरफॉर intelligence has dried up. The intelligence agency is not on the lack of effort on the part of the intelligence agencies. They are still doing a superb job under the circumstances. मगर क्या करें, 4 आदमी अगर आ जाएं, see, moving from the south of Pir Panjal into the valley and striking, I don't think there will be any ways by which you can easily have pickups. What is more important is that you should anticipate, you should appreciate, जिसको कहते हैं मिलिट्री अप्रिसिएशन करिए आप, कौन से आपकी वल्नरेबिलिटीज हैं, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपके नुमाइंदे नहीं हैं स्ट्रेंथ में. I think if you do a thing like that, you will automatically come to Pahalgam and realize कि ये तो टूरिस्ट सेंटर है, यहाँ तो टूरिस्ट बहुत आते हैं. गुलमर्ग, यहाँ तो बहुत टूरिस्ट आते हैं. सोनामर्ग, these are the heights of these places must be under occupation and domination. ठीक है. इसी तरह से आप गुलमर्ग के रास्ते पे जाइए, तंगमर्ग जाइए या यूसमर्ग जाइए, इन जगहों पर भी यही चीजें होंगी. So you can identify these spots, and that is how you compensate for your lack of intelligence. Mगर it's not an easy game, not a zero-sum game here. I would say 90%, 95% of the times, the forces are correct in their appreciations, they're correct in their intelligence pickups. मगर there is a 5 to 10% chance that चूक जाएंगे, और वो 5 to 10% की विंडो जो है वो टेररिस्ट एक्सप्लॉइट करता है. सर, जहाँ तक टेररिस्ट और टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव तो सर 5-10% में आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही टेरर है. और टेरर का मतलब ही ये है कि इट इज डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट एंड इट इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. अगर मैं अच्छे से समझता हूँ इस चीज़ को, तो बहुत कम लोग बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं. अब फॉर इंस्टेंस सर, जो इम्प्लीकेशंस हैं वो तो बहुत ऑब्वियस हैं. अब कश्मीर की इंटीग्रेशन एकदम से हॉल्ट हो गई,
टूरिज़्म एकदम 3-4 साल अब वापस नहीं उठेगा, वहाँ के लोकल लोग परेशान होंगे। और सबसे बड़ा बात जो जो स्ट्रैटेजिक जो इनकी मास्टर स्ट्रोक है, वो प्रोफाइलिंग है। जी अब इवन इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे सर इस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूं आपके साथ. योर कंक्लूजन्स आर absolutely in line with the way I think the biggest thing which has happened here is not so much the aspect of integration or the aspect of normalization. The government of India will make ardent efforts to get back into that, but ये जो profiling हुई है इससे बहुत डैमेज हुआ है, साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है. एंड लोग डर के बैठे हुए all over the country. Social media is aghast, burning with all kinds of things at the moment. It'll take some time for it to cool down. I only hope कि कोई इधर उधर कोई incidents ना हो, because that will then unnecessarily trigger off even worse things. That is the intention of Pakistan. यही तो इनका intention है कि आग कैसे लगाएं भारत के अंदर. सर मैं थोड़ा-सा समझना चाहता हूँ पर्सपेक्टिव के लिए। पाकिस्तान हम जब बोलते हैं, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा देश है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। पाकिस्तान में किसकी बात कर रहे हैं सर? कौन करता है ये बैठ के? कौन डिसाइड करता है कि यहाँ पर ऐसे जाओ और इतने लोगों को मारो? कौन है वो लोग या वो व्यक्ति या वो ऑर्गनाइज़ेशंस जो कहते हैं कि ऐसे इनको तंग करना है, ऐसे मारेंगे इनको? बहुत, ये आपका सवाल बहुत बहुत वाजिब और बहुत सही सवाल है. सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आज आप सवालात करिए लोगों के साथ और पूछिए उनको प्रधानमंत्री कौन चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कौन चाहिए, उनको ज्यादातर उंगली उठाएंगे और कहेंगे हम नरेंद्र मोदी जी चाहिए हमको. वी नीड समवन लाइक नरेंद्र मोदी टू कम एंड लीड पाकिस्तान टू out of the morass that it is stuck in today. The manner in which Modi ji has been able to do this in India. ज्यादातर लोग ये कहते हैं, खुले में शायद ना कहें, मगर definitely in conversations people do refer to this. अब देखो कौन है जो इसको ये चाहते हैं. The term which our viewers will always be aware of is deep state. हर देश में deep state होता है. अमेरिका में deep state है एक, हम कहते हैं ट्रंप के पीछे एक पूरा डीप स्टेट है. पाकिस्तान के अंदर एक डीपर देन डीप स्टेट है. आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी है. गवर्नेंस तो के लिए तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है. वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट तो ज्यादातर नॉमिनेटेड गवर्नमेंट है और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है. उनके असली जो जिसको बनना था प्राइम मिनिस्टर वो तो जेल में बैठे हैं. तो डीप स्टेट इज अ सेट ऑफ पीपल with deep interests, personal interests in this whole thing. They're the people with large-scale farmhouses all along the road from Rawalpindi to Peshawar. Bank accounts इनके पास स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट्स हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक में सब बैंक अकाउंट्स हैं, डॉलर्स भरे हुए हैं वहां पर. We have heard the former army chief जनरल बाजवा, उनके बारे में भी सुना है हमने. ये these are all elements of the deep state who have been feathering their nest over a period of time. And for them, ये स्थिति समानांतर होना कश्मीर में या भारत और पाकिस्तान के बीच में is a deep loss to them. So they have to keep the fires burning. चाहे वो ज्यादा बड़े एक्ट से ना करें, मगर छोटे छोटे एक्ट्स के साथ कर सकते हैं. But that only leads me to one other observation of mine which I must make here. हम कभी भी रैशनल के साथ पाकिस्तान को नहीं देख सकते. पाकिस्तान इज अ नेशन विच इज इरैशनल. द डीप स्टेट इटसेल्फ इज इरैशनल. अगर आप देखें तो द डीप स्टेट एंड पाकिस्तान आर इन द थ्रोज ऑफ एन इंटरनल सिक्योरिटी लॉकडाउन वर्चुअली. आप डुरान लाइन पे देखिए उनके प्रॉब्लम्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनके प्रॉब्लम्स हैं, ट्राइबल एरियाज में प्रॉब्लम्स हैं, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं. I mean, Shia Sunni के problems हैं. There are so many anti-Shia terrorist groups there. Pakistan has launched a 4-year campaign 2014 to 2018. If you remember Operation Zarb-e-Azb, उस तरह का ऑपरेशन इनको शायद दोबारा करना पड़े. जब ऐसे पैरालिसिस है इंटरनल सिक्योरिटी की, why should they not concentrate on stabilizing their own country rather than turning their attention to Kashmir and opening up another front in which they have to then divert their forces? ये कोई रैशनल नहीं है इसके अंदर. शायद पाकिस्तान ये समझते हैं कि
by inviting strikes by India, शायद हम कुछ यूनिटी और यूनिफिकेशन अमंग द डिस्पैरिड ग्रुप्स हम ला सकें। ये भी एक उनका शायद रैशनल हो सकता है। सर मुझे मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और मेरा एक्सपर्टीज़ लेवल बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता आपसे, बट मेरा कॉमन सेंस माइंड ये बोलता है कि इसके पीछे शायद एक बहुत डीप रैशनैलिटी है। जो सबसे रैशनल ह्यूमन्स होते हैं सर, वो साइकोपैथिक होते हैं, बिकॉज़ दे हैव नो इमोशंस। सो दे आर नॉट इर्रेशनल, आई वुड से परहैप्स मोर रैशनल देन अ ह्यूमन शुड बी। एंड वन पीस ऑफ रैशनल एडवाइस दैट अ साइकोपैथ विल गिव इज़ दैट सामने वाला है दुश्मन। दुश्मन को 2 ही ऑप्शंस हैं, या इसको कमज़ोर कर दो या इसको इम्प्रूव करने दो। गेम थ्योरी बोलती है कि जब 2 रैशनल एक्टर्स आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं एक कॉन्फ्लिक्ट में, तो आपके पास एक ही चॉइस है, या आप टिट फॉर टैट कर लो या आप टर्न द अदर चीक कर लो। अब उसके पास क्या चॉइस है सर, वो हमको तंग नहीं करेगा तो हम ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएँगे और वो तंग करने लायक ही नहीं रहेगा। बात बिल्कुल आपके आपका रैशनल मैं समझ गया, बिल्कुल सही है। और तकरीबन यही मैंने शायद शुरुआत में जब मैंने इंटरवेंशन जी। शुरू किया था, शायद शुरू में यही कहा था मैंने कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है शायद। वो इर्रेलेवेंट नहीं बनना चाहता, और अगर अगर नहीं किया उसने कुछ तो वो इर्रेलेवेंट बन जाएगा। नहीं किया तो बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल क्योंकि बन देयर इज़ नो कंपैरिज़न बिटवीन द 2 कंट्रीज़ एनीमोर। एक जाएगा। लीग में भी एब्सोल्युटली। नहीं है वो। तो बिल्कुल। ये हो चुका है। सर मैं जानना चाहता हूँ, अब क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द डीप स्टेट और आपने मेंशन करा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में भी बहुत चीज़ें हम सुनने में सुनते हैं। बट सर एक चीज़ जो अभी हमने बड़े ओवरटली, बड़े लाउडली, लाउड स्पीकर पे, माइक्रोफ़ोन पे सुनी, वो थी स्टेटमेंट पाकिस्तान के चीफ की, आसिम मुनीर की। उन्होंने टू नेशन थ्योरी पे बड़ी फायरी प्रोवोकेटिव स्पीच दी। और उनकी स्पीच सर मैंने सुनी और मुझे सुन के तो ऐसा लगा कि ही फेल्ट इट, मतलब ही इज फुल ऑफ हेट्रेड। वो फील कर रहे हैं इस हेट्रेड को कि ये दो लोग हैं। एंड द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ही इज कॉन्स्टेंटली रीइटरेटिंग इज दैट देयर इज पाकिस्तानी एंड देयर आर हिंदूज, देयर आर नो इंडियंस, देयर आर हिंदूज एंड देयर आर पाकिस्तानीज ओनली। एंड ही इज मतलब हैमरिंग इन दिस रेटरिक। और बहुत लोग कह रहे हैं कि सर इस रेटरिक की वजह से ही ये इंसिडेंट इंस्टिगेट हुआ है। डू यू थिंक दिस इज ट्रू? और द लास्ट पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट कि इसी रेटोरिक से शुरू हुआ है विल बी a debatable issue, but because some people will say कि शायद स्पीच जो है ये प्रिपेयर की थी फॉर दिस occasion, and it was strategically sort of timed at such a time that just short of these events this speech would be given. In that case it would be 100% right. But if it was not timed, then to immediately sort of conduct this kind of execute this kind of an operation immediately after the speech was given may be a difficult call. But nevertheless, the speech was a heinous speech. It was a hate speech. Uh, I don't think even the people who were sitting there, and most of them are educated people coming from abroad, obviously, they are not working class, they are people who are probably professionals. No, in their eyes, you could make out that none of them were really appreciative of this. And that is why I say that Pakistan is a nation, unfortunate nation. It wants to normalize, it wants to survive, it wants to function normally, but it's ruled by a deep state which does not allow this to happen. Asam Munir is the deepest of the deep state. He's a Maulvi, he's a Hafiz, he's obsessed with faith and religion. And it's not normal. Not everyone in Pakistan is like that. But you may talk about Bajwa being corrupt or anything like that, but Bajwa was a comparatively that way a rational person. And in all his utterances in the Islamabad dialogue, etc., he did mention the need for reaching out to India, establishing peace, and that's the only way that Pakistan will ultimately progress. He did, but he probably didn't have the courage and didn't have the time, the amount of time available to carry out what he wanted. And Asam Munir came to power subsequently uh, as a selected person subsequently, and obviously in his frame of mind, the way he wanted it, he's doing things in that particular fashion. And I think he's trying to establish his own relevance here. He thinks that by carrying out such so-called high-profile acts, he will actually emerge a hero in the eyes of the people of Pakistan. I am not sure if this is true, because Pakistan will need to do some inward looking to see what do the people of Pakistan really want.
to the majority of Pakistanis I have spoken, I don't think they want this kind of a nation and this kind of a relationship with India. Sir, coming to India now, India's responses, we have a few options, obviously, and we are now in a situation where we have to respond. The Prime Minister will have to respond. The NSA will have to do something. Accountability तो है ही, but इतना ज़्यादा इंस्टिगेटेड और इतना इंस्पायर्ड इवेंट है ये फॉर इन द नेगेटिव सेंस कि उनको रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा. अब उनके पास सर ऑप्शन, एक तो मिलिट्री ऑप्शन, देयर इज एन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एंड सर देन देयर इज दैट ऑप्शन दैट इजराइल यूजेस, प्योर डेटरेंस, प्योर डेटरेंस. एंड इवन स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग जो कि इजराइल एज अ स्टेट पॉलिसी यूज करता है, विच वी कैन सी as a matter of history and a matter of statistics and facts that it seems to work at least to some extent. Do you think we should now shift to a more hardline stance as far as these type of people are concerned? See, on the face of it, no dispute. Response has to be there, and it has to be a hard response, right? Uh, the measures which you suggested are apt, but they are long term. It means developing a degree of capability and covert operations, which we may already have, but something which we are unaware of, and we may not be able to discuss this publicly. The issue of international diplomatic options are there on the table, and this is something which can be a little more transparent in terms of breaking off diplomatic relations, or asking other nations to put sanctions, doing something with the Indus Water Treaty, attempting to control waters. That itself will take a long time. It's not such an easy thing to just switch off or switch on waters. These are all the options on the cards. The military option, unfortunately, I am not in agreement with any of the military people who are talking on television today. First of all, military people from the Indian Army officers should be aware that we never, as a rule in the Indian Army, do not discuss offensive operations in public. Right? This is a unsigned kind of a moral kind of responsibility. But having said that, there are ways of going around it. You can look at objectives. If you are, I'm sure the CCS as this meeting would be briefed about the objectives. What are the objectives? Do you want to create a deterrence? Then obviously your action has to be harder. Do you want to only message and tell the world and tell the public in Pakistan that you do this again and this can happen? We've done this before also. It may not make a difference, or it can just create peace for 5-6 years. So you will have to decide what is your objective at the end of the day, and what you want to achieve. By carrying out one strike, I don't think you can put an end to what Pakistan is doing at the moment. And you very correctly said what Israel follows, the aspect of targeted objectives, is something which we should be looking at from a covert angle, but then that remains covert, and we hardly have the scope to be able to discuss that. Yes, sir. So this Yes, sir. issue is something that you and I, who are aware of this, can discuss mutually, but really saying in the public eye, much of this the government of India cannot discuss, and even we cannot discuss. Absolutely, sir. Understood and agreed. It is a long way until we can come to a place where we can actually espouse this policy of deterrence and state-sponsored killings like Israel does. But that is, you are right. It's in the covert domain. We won't go there, sir. I want to ask a different question, framed a little differently. अगर ये अटैक इतना स्ट्रेटेजिक है जितना हम सोच रहे हैं, टाइमिंग, प्लेस, सिचुएशन, मैकेनिज्म, मोडस, एवरीथिंग वेरी कैलकुलेटेड, स्ट्रेटेजिक, डीपेस्ट ऑफ द डीप स्टेट ने इसको किया है, तो वो ये भी सोचा होगा उन्होंने कि जब ये अटैक होगा तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा. वो क्या चाहेंगे कि हम रिस्पॉन्ड करें, और इन अदर वर्ड्स ऐसे कौन सी चीजें जो हमको नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे जिससे उनको और ज्यादा फायदा ना हो जाए. मेरे अप्रिसिएशन में मैं समझता हूं कि एक परसेप्शन बना है पाकिस्तान डीप स्टेट में कि भारत जो है वो डिसीजन नहीं लेगा. 2 दफे जो डिसीजन उन्होंने लिया है, सर्जिकल स्ट्राइक का और बालाकोट का, वे नॉट फॉर डिटरेंस, दे वे फॉर मैसेजिंग. और मेरे ख्याल में इस गलत फहमी में बैठा है पाकिस्तान कि शायद वही मैसेजिंग, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग ही हमारी हद होगी, उसके आगे नहीं हम बढ़ेंगे. Because we are obsessed with our growth rate, we are obsessed with economics,
We are obsessed with the quality of life of our people, unlike Pakistan, which has none of this as its parameters. We are concerned about all this because we do not want to get unnecessarily involved in a situation which will have deep impact on our overall aspirations as a nation. तो ये गलत फहमी में वो बैठे हैं कि शायद हम ना करें, मगर एवरी नेशन हैज अ टॉलरेंस लिमिट. हमारी टॉलरेंस लिमिट बहुत ऊंची है. वी हैव डिस्प्लेड दिस ओवर द इयर्स, बट sometime पाकिस्तान कैन गो रॉन्ग. क्या ये वक्त है जब पाकिस्तान ने गलती करी है इस अप्रिसिएशन में? ये सिर्फ वक्त ही बताएगा. जी सर, जी सर. सर ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप करते, अगर आपको ये कॉल लेना होता, आप क्या करते सर? रिस्पॉन्स के बारे में आप सवाल कह रहे हैं. जी, जी, जी. आई वुड हैव टेकन अ रेंज ऑफ मेजर. मैं किसी एक मेजर के ऊपर नहीं निर्भर करता इस पूरे जी. स्ट्रेटेजी को. I would have ensured that I looked at the whole spectrum of actions, right? Diplomatic, military, economic, covert. And it is not necessary to do an action and put an end to your range of actions. ये ना हो सर. कि बालाकोट हो और हमने खत्म कर दिया action. This should be a continuum of operations which should continue for a fairly long period of time. There should be no resort. I don't think we should look at the potential of peace anytime in the future. We are a nation at war. That is what I would look at myself. I've said we are a nation at war. We are willing to push the envelope to the limit. And if there be war, so be it. That is the strategy I would follow. So be it. These are very powerful words, sir. The implication to those who can understand it. Sir, I want to ask a few very short but rapid fire type questions which I think are very very important because so far हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और मेरी बहुत प्रिविलेज है कि मैं आपसे वन ऑन वन बात कर पा रहा हूँ इस लेवल पे. पर कुछ लोग हैं सर, कुछ सेक्शंस हैं जो मैं चाहता हूँ आपके आपका आपके शब्दों का एक मैसेज सुने डायरेक्टली. तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कुछ मैसेजेस जो आप एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल को देना चाहेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट रैपिड फायर टाइप फॉर्मेट इज व्हाट इज द वन मैसेज that you would like to give to the people who have done this, the deepest of the deep state and the perpetrators? आप उनको क्या कहना चाहेंगे सर एक सेंटेंस में? I think the message should be very clear to them that you have breached our tolerance limits. You always have felt that such operations can remain below the threshold of our tolerance. पर हमारी tolerance breach हुई है. अब हम वो काम करेंगे जो शायद आपने नहीं कभी सोचा था, ना आपने कभी appreciate किया था. We will go to the limits, and if situation has to go from worse to worse, we will accept it. सर दूसरा, आप इंडिया के भारतीय मुस्लिम्स के लिए क्या मैसेज देंगे? आप क्या कहेंगे उनको इस सिचुएशन में? मैं भारतीय मुस्लिम्स को ये मैसेज दूंगा कि देखिए, भारत आपका देश है. यू आर हियर बाय चॉइस. आप देश में, आप देशवासी हैं, आप भारतवासी हैं. ये देश आपका है. इस देश की धड़कन आपकी है. जो एस्पिरेशंस देश के हैं वो आपके एस्पिरेशंस हैं. इसलिए हटकर मत रहिए, जुड़ कर रहिए. पहले एक भारतीय बनिए और फिर अपने मजहब को देखिए. मैं नहीं कहता हूं कि मैं मॉडल सिटीजन हूं, मगर मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं एक भारत का वॉरियर हूं और उसके बाद एक मुसलमान. आई एम एन इंडियन मुस्लिम एंड देयरफॉर द इंडियन कम्स फर्स्ट. The Muslim comes second. Although both are parallel, at the same time, they can both be equally important, but the aspect of being Indian is most important. Because we live in a nation not as a minority. 200 million लोग minority नहीं होते. We are a huge segment of people. We need to ensure that we don't look at our faith in such a manner that it does not facilitate our ability to look at the nation first. हर चीज, ज्यादातर देश दुनिया में जो है वो अपने मुल्क को पहले देखते हैं. नेशन फर्स्ट इज देयर फिलॉसफी एंड आइडिया. आई वुड वांट माय ब्रेदरन, मुस्लिम ब्रेदरन इन इंडिया टू अडॉप्ट दैट फिलॉसफी. Yes sir, amen to that, and a deep gratitude from my side. And सर मैं आपको फिर बार बार तंग करूंगा, आपसे बात करूंगा और आपका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करता रहूंगा. थैंक यू सर, थैंक यू.
जय हिंद सर, थैंक यू।